Hello everyone, welcome to the second video of this chapter class 10th real numbers। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4th फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1। हमने पिछली वीडियो में 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। तो चलिए आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4th में बढ़ने से पहले हमें एक रूल यहाँ पर बच्चों सीखना पड़ेगा कि जब भी किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा उसके HCF इंटू LCM के बराबर। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इंटू HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव क्वेश्चन गिवन दैट, देखिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 9। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड हमें इनका निकालना है LCM। हमें क्या निकालना है? इनका LCM। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स है 306 एंड 657 और हमें निकालना है इनका LCM। तो चलिए बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जैसा कि हमने ऊपर अभी अभी ये सीखा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले HCF कितना दे रखा है? 9। LCM क्या हमें गिवन है? नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LCM। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? LCM। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या है दो नंबर्स? 306 एंड 657। तो चलिए स्टूडेंट्स निकालते हैं LCM विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन से फॉर्मूले से निकाला? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो स्टूडेंट देखिए LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 होल अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 9। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि 9 से पहला वाला नंबर इजीली कट रहा है। चेक करते हैं क्या दूसरा नंबर भी कट रहा है? 7 और 12 और 6 18, बिल्कुल दूसरा नंबर भी कट रहा है। तो किसी भी एक नंबर को काट सकते हैं। मैं काट रहा हूं दूसरे वाले नंबर को। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ठीक है, 9 7 जा 63, ओके, बचा यहाँ पर 2, ठीक है, और 9 3 जा 27। तो बच्चों यहाँ पर आया 73 इंटू 306। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे 306 इंटू 73। तो हमारा आंसर बच्चों जो चलिए निकालते हैं 22,338 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद यूनिट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द यूनिट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए कॉपी करते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ये इसने क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो चलिए सीखते हैं ये किस तरीके से होगा। बच्चों सबसे पहले ध्यान दो, अगर मैं, ध्यान देना यहां पर, अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो देखिए क्या आएगा। n की जगह अगर 1 रखूं तो क्या आएगा बच्चों? 6। अगर मैं n की जगह 2 रखूं तो क्या आएगा? 6 6 जा 36। उसी तरीके से अगर बच्चों 6 की पावर 3 करूंगा तो यहाँ पर 216 आएगा। और अगर बच्चों में 6 की पावर 4 करूंगा तो 36 इंटू 36 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कितना आएगा? 1296। उसी तरीके से अगर मैं 6 की पावर 5 करूंगा तो देखिए बच्चों कितना आएगा। ठीक है, 6 की पावर 5 करूंगा तो इसमें आप 7776। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ध्यान से देखना कि इसकी जो यूनिट डिजिट है इट्स ऑलवेज एंडिंग विथ यूनिट डिजिट 6। ध्यान से देखिए बच्चों, मेरा जो आंसर आ रहे हैं इसकी यूनिट डिजिट जो है वो ऑलवेज 6 से खत्म हो रही है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना। तो अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं बच्चों। ध्यान से देखिए। अब ऐसे कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो n के लिए हमेशा यूनिट डिजिट 0 देंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बच्चों यहां पर एक नंबर लिखूं 10 की पावर 1 अगर मैं लिख दूं यहाँ पर
10 की पावर 1 लिख दूं तो इसका आंसर क्या आएगा 10, 10 की पावर 2 लिख दूं तो इसका आंसर कितना आएगा 100, 10 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 1000। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक ऐसा नंबर, एक और नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, वेट स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर 20 लिख दूं, 20 की पावर 1 करूं तो 20 आएगा, 20 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 400 आएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 होते हैं, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है बच्चों, ओनली 2 एंड 5। तो ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टर ओनली 2 एंड 5 होंगे, 2 एंड 5 बोथ होंगे, तो इसका मतलब 2 एंड 5 बोथ होंगे तो वही डिजिट पावर n पे यूनिट डिजिट 0 देगी। स्टूडेंट्स आई रिपीट, ऐसे नंबर्स जिसके पास 2 एंड 5 बोथ प्राइम फैक्टर्स होंगे तो ऐसा नंबर हमेशा यूनिट डिजिट 0 से एंड करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैंने क्या कहा, कोई भी ऐसा नंबर जिसके पास प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 बोथ होंगे तो वही नंबर यूनिट डिजिट 0 से एंड करेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, तो अपना आंसर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 6 की पावर n। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर n, और स्टूडेंट्स 6 की पावर n के पास कौन से फैक्टर की कमी पड़ रही है, 5 की कमी पड़ रही है। तो मैं बोलूंगा 6 टू द पावर n does not have a factor 2 into 5। बच्चों 2 into 5 है क्या यहाँ पर, इट डज नॉट हैव फैक्टर 5, इट डज नॉट हैव फैक्टर 5। तो मैं कह सकता हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है बच्चों, एनी नंबर जो 0 से एंड होगा बच्चे उसके पास दोनों फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से, 2 और 5। तो बच्चों 6 की पावर n डज नॉट हैव फैक्टर 2 into 5 फॉर एनी नंबर एंडिंग विद 0, फॉर एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 must have factor 2 and 5, 2 and 5 both। यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 and 5 both। और बच्चों हमने क्या देखा, 6 की पावर n के फैक्टर 2 into 5 दोनों नहीं है, तो बच्चों तो लिख दो therefore 6 to the power n can never end with digit 0। और ये कैसे पता, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो स्टूडेंट्स आप ये कॉपी कर सकते हैं, पॉज दी वीडियो टू नोट इट डाउन, मैं तब तक अगला क्वेश्चन निकालता हूं। सो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7 into 11 into 13। देखिए बच्चों क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिए, 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड दूसरा नंबर यहां पर है बच्चों, दूसरा नंबर यहां पर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। हमें चेक करना है बच्चों क्या ये कोप्राइम इंटीज, सॉरी क्या ये प्राइम नंबर्स हैं या फिर ये कॉम्पोजिट नंबर्स है। एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स, एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या ये नंबर्स प्राइम है या ये नंबर कॉम्पोजिट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूं, अगर आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूं कि मैंने यहां पर लिखा है 15 और मैं आप लोगों से पूछूं ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है, तो स्टूडेंट्स आप बड़े इजीली बता सकते हैं कि ये 3 into 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा इसके पास 2 फैक्टर्स और हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे,
अगर मैं यहाँ पर 17 लिखूं, सॉरी अगर मैं यहाँ पर 14 लिखूं, अगर मैं यहाँ पर 14 लिखूं तो यहाँ पर मैंने 2 इंटू 7 इंटू 1 लिख दिया है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूं कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1। अदर देन 1 मेरे पास दो नए फैक्टर्स हैं, जिस कारण से ये क्या नंबर है बच्चे, कॉम्पोजिट। तो अगर बच्चों मैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज की फॉर्म में लिख दूं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये नंबर कॉम्पोजिट है। अगर स्टूडेंट्स में यहाँ पर एक नंबर लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल 11, तो बच्चों 11 को मैंने लिखा 11 इंटू 1, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखना। ओके, तो बच्चों क्या आपको पहली वाली टर्म्स में पहला वाला जो नंबर है, क्या आपको इसमें दो टर्म्स नजर आ रही है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं मुझे तो चार टर्म्स नजर आ रही है। नहीं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स है। 7 इंटू 11 इंटू 13 पहली टर्म है और दूसरी टर्म है 13। उसी तरीके से बच्चों इस वाले क्वेश्चन में पहली टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में भी दो टर्म्स हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी दो टर्म्स हैं। आई होप आपने ये दोनों टर्म्स देख ली होंगी। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर मैं किसी तरीके से बीच से प्लस हटा दूं और इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी अभी बताया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी अभी बताया था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 14 लिख दूं और इसको मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ दूं, सिर्फ और सिर्फ बीच में मल्टीप्लाई हो, प्लस कुछ भी ना हो। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर +3 लिख दूंगा तो बच्चों 7 इंटू 14 प्लस 3 एक 17, और ये 17 जो होता है ये एक कॉम्पोजिट नंबर होता है बच्चों। तो इस कारण से ध्यान से देखिए, मुझे अगर मैं बीच में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूंगा तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ओके, तो बच्चों आप फोकस करो, मेरे पास पहले वाले इंटीजर पे ये देखिए दो टर्म्स है। पहली टर्म कौन सी है, 7 इंटू 11 इंटू 13, और दूसरी टर्म क्या है 13। स्टूडेंट्स क्या होगा अगर मैं यहां से 13 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से 13 कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहां से 13 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बच्चों गिनती की दो टर्म्स बची। यहां पर देखो पहले क्या हुआ 7 इंटू 11 और प्लस देखो 13 कॉमन आ गया 1, देखा बच्चों। और स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना होता है 78। स्टूडेंट्स देखो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, अब आपको इसे प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स मुझे क्लियरली दिख रहा है इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बस देरी किस बात की थी, सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकालने की। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में मुझे कुछ कॉमन नजर आता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स आई होप आपको भी नजर आता हुआ दिख रहा होगा। मुझे यहाँ से 5 कॉमन नजर आता हुआ दिख रहा है। मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी बच्चों इस क्वेश्चन में, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं 11 इंटू 13 इंटू 7 करूंगा, प्लस 13 करूंगा और अगेन उसे प्राइम फैक्टराइज अगर करूं तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो सकता है। तो इससे बढ़िया क्या है बच्चों, सबसे पहले कॉमन ले लूंगा मैं 5। तो बच्चों जैसे ही मैंने 5 कॉमन लिया मेरे पास आया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 तो कॉमन आ गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स अब आपको कुछ नहीं करना, आप इतने में ही छोड़ सकते हो। ठीक है, इसकी कुछ एक फिक्स वैल्यू आएगी है ना, और इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1। 1 के अलावा यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आ चुके हैं, तुम लोग थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 टू 6 6 36 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1 कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर आ चुका है 5, 7 6 जा 42, ओके 4 3 जा 12 2 जा 24, 7 6 जा 42, 4 3 12 2 जा 24 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स अंदर वाले टर्म को कैलकुलेट कर लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर लिखते हैं 42 इंटू 24 कितना होता है, देखिए ध्यान से 42 इंटू 24, वेट कैलकुलेशन करते हैं चलो। 4 2 जा कितना होता है गाइस 8, 4 और 4 16 प्लस 4 कितना होता है 16 प्लस 4 20, कैरी 2, 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 9 10, तो ये आया बच्चों 1008 और प्लस 1 1009 इंटू 5। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्लियरली इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1।
तो बच्चों इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। बच्चों निकालने की जरूरत नहीं है, क्लियरली हम यहां पर कह सकते हैं इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स अदर देन वन। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स अदर देन वन, इट हैज मोर देन, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स अदर देन वन, अदर देन वन, देयरफॉर ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं, द नंबर्स आर कॉम्पोजिट। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब अगले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, इमेजिन करो मुझे समोसा खाना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं हर 2 दिन बाद समोसा खाने जाता हूं। तो पहले दिन, पहली बारी में आज समोसा खाने गया, अब मैं 2 दिन बाद समोसा खाने जाऊंगा, उसके बाद मैं कब जाऊंगा समोसा खाने, 4 दिन बाद, क्योंकि हर 2 दिन के बाद मैं समोसा खाने जाता हूं। मैंने बच्चों आज समोसा खाया, अगला समोसा खाने कितने दिन बाद जाऊंगा, 2 दिन बाद, अगला खाने कब जाऊंगा, 4 दिन बाद, अगला खाने कब जाऊंगा, 6, और फिर 8वें दिन पे, फिर 10वें दिन पे। स्टूडेंट्स मेरा एक फ्रेंड है जो हर तीसरे दिन में वहां पर चाय पीने आता है, हर तीसरे दिन में। तो स्टूडेंट्स अगर हम आज एक साथ चाय पीने गए हैं, तो अब वो 3 दिन बाद चाय पीने आएगा, फिर 6वें दिन पे चाय पीने आएगा, फिर 9वें दिन पे चाय पीने आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि मेरा दोस्त मुझे कौन से दिन पे मिलेगा। तो देखो इसका आंसर बच्चों छुपा है एलसीएम में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले दूसरे दिन पे गया, फिर चौथे दिन पे गया और फिर 6वें दिन पे गया। मेरा दोस्त पहले आज गया, फिर तीसरे दिन पे गया और 6वें दिन पे गया। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं 6वें दिन पे मिल जाऊंगा। कौन से दिन पे मिल जाऊंगा बच्चे, 6वें दिन पे। देखिए ध्यान से, मुझे समोसा खाना पसंद है, आज मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने समोसा खाया आज, टुडे। ठीक है बच्चों, आज हम दोनों ने समोसा चाय पी, समोसा खाया, चाय पी। ओके, मैं गया 2 दिन बाद, 1 2, फिर चौथे दिन पे गया 1 2, और फिर 6वें दिन पे गया। स्टूडेंट मैं 6 दिन बाद, मैं हर दूसरे दिन बाद समोसा खाने जा रहा हूं, जबकि मेरा दोस्त जो है 1 2 तीसरे दिन पे ये चाय पीने जाएगा और फिर ये 6वें दिन पे चाय पीने जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी दोबारा मुलाकात कब होगी, आज अगर हमारी मुलाकात एक साथ हुई थी तो हमारी मुलाकात अगले 6वें दिन पे होगी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में हो, सो रहे हो मस्त, ये आपके पेरेंट्स है बच्चों, आपने अलार्म लगाया मॉर्निंग 5 बजे का, 5 बजे मॉर्निंग का अलार्म लगाया, आपके पेरेंट्स ने भी 5 बजे का अलार्म लगाया। स्टूडेंट्स होता क्या है, कभी कभी जब हमें नींद आती है तो हम स्नूज वाला बटन दबा देते हैं। इमेजिन करते हैं आपका स्नूज हर 10 मिनट में बजेगा और आपके पेरेंट्स का स्नूज 15 मिनट में बजेगा। स्टूडेंट्स अगर 5 बजे आपका अलार्म एक साथ बजा है और आपने स्नूज बटन दबाया है, तो आपका अगला अलार्म बजेगा 5:10 पे, 5:10 पे, फिर बजेगा 5:20 पे, और फिर बजेगा 5:30 पे। आपके पेरेंट्स का स्नूज कब होगा बच्चे, 5:15 पे, और फिर बजेगा 5:30 पे। तो स्टूडेंट आपने नोटिस किया होगा कि 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। तो बच्चों अगला अलार्म एक साथ बजेगा 5:30 बजे, क्योंकि 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 30। तो चलिए ध्यान से देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कॉपी करेंगे, चलिए बच्चों, तो यह है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ओके, तो इसके बाद का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डिस्टेंस आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, और एक बच्चा 18 मिनट में राउंड पूरा करता है और दूसरा बच्चा 12 मिनट में सेम स्पॉट पे पहुंचता है। तो सोनिया 18 मिनट में पहुंच रही है, रवि 12 मिनट में पहुंच रहे हैं।
तो जब राउंड कंप्लीट होगा तो वो दोबारा कौन से टाइम पे एक साथ मिलेंगे? तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। दो बच्चे हैं रवि एंड सोनिया। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, दो स्टूडेंट्स है रवि एंड सोनिया। दे आर मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ। रवि एंड सोनिया दे आर मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ। इसका चक्कर लगा रहे हैं रवि एंड सोनिया। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि इमेजिन करते हैं कि यहां पर था रवि, रवि और यहीं पे रवि की फ्रेंड भी है सोनिया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों ने रेस एक साथ स्टार्ट करी, इन दोनों ने रेस एक साथ स्टार्ट करी। तो ऑब्वियसली बच्चों रवि पहले पहुंचेगा। रवि यहां पर पहुंच चुका है बच्चों 12 मिनट में, रवि पहुंच चुका है 12 मिनट में, और सोनिया ने बच्चों राउंड कंप्लीट किया 18 मिनट में। क्या लगता है बच्चों, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। स्टूडेंट्स रवि दूसरा चक्कर भी मारेगा, तीसरा चक्कर भी मारेगा, और जब रवि के 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो सोनिया के बच्चों 2 चक्कर पूरे होंगे। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो टाइम टेकन बाय रवि, ध्यान से देखना सभी बच्चे, टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड कितना है बच्चों? 12 मिनट। टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया ने कितना टाइम लिया बच्चों? 18 मिनट। ये टाइम क्या है? एक राउंड कंप्लीट करने का। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, रवि पहला चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाएगा 24 मिनट में, और तीसरा चक्कर लगाएगा 36 मिनट में। जबकि सोनिया क्या करेगी बच्चों, पहला चक्कर होगा उसका 18 मिनट में और दूसरा चक्कर क्या होगा उसका 36 मिनट में। तो बच्चों 36वें मिनट में दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो यहां पर हम क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। क्या लेंगे बच्चों हम यहां पर? एलसीएम। तो यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 एंड 18 का एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। इस तरीके से एलसीएम लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है बच्चों। और 18 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। स्टूडेंट्स इनको डेकोरेट करके लिखते हैं, ध्यान से देखिए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। और स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो स्टूडेंट जब भी हम एलसीएम लेते हैं, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर लेते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो बच्चों हमें ऑल फैक्टर्स उठाने हैं, 2 भी उठाना है, 3 भी उठाना है, 2 भी उठाना है, 3 भी उठाना है, और विद देयर हाईएस्ट पावर। बच्चों दोबारा से मैं यहां पर लिख रहा हूं, एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बस समझा रहा हूं। विद हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एलसीएम। तो बच्चों ऑल फैक्टर्स मुझे क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है और मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो मैं लिख लेता हूं 2 इंटू 3। अब बच्चों हाईएस्ट पावर देखते हैं। अब हाईएस्ट पावर आप लोगों को देखना बहुत इजीली आता है बच्चों। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 2। तो नीचे लिख दीजिए, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 9 4 जा कितना होता है बच्चों? 36। तो बच्चों ये 36 मिनट्स पे दोनों बच्चे एक साथ पहुंचेंगे। तो लिखो रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया will meet at 36th minute in starting position, in starting position। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।